टीवी जारी करता है कि ये सैटेलाइट पिक्चर है। 3 महीने पहले ये जगह खाली थी, 3 महीने बाद चीन ने पूरा गांव अरुणाचल में बसा दिया। और भाजपा के सांसद कहते हैं कि 4-5 किलोमीटर नहीं, 40-50 किलोमीटर अंदर घुस के उसने पूरा अपना एक गांव, सड़क सब बना लिया है। और ये सब केंद्र की मोदी सरकार चौकीदार की नजर के नीचे हुआ है। और वही उनके दूसरे भाजपा के सांसद, केंद्र में मंत्री हैं किरण रिजिजू, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं ये तो राजीव जी की पॉलिसी है 30 साल पहले। 30 साल बाद या इन 7 सालों में मोदी जी आपको कौन रोक रहा है? चीन रोक रहा है? कौन रोक रहा है आपको इन पॉलिसियों को फाड़कर फेंक देने से? किसने आपको रोका कि ये 3 गांव बनाने से आप मत रोकिए? किसने आपको कहा? रोक सकते थे ना, आपकी सरकार थी, आपका सांसद आपको रोज आकर बता रहा था कि वहां क्या हो रहा है। पूरा गांव बस गया। देश आपका है, देश मेरा है। भाड़ में मैं कहती हूं ठीक है, कांग्रेस विपक्ष कमजोर है, हम में कोई दम नहीं है ना? ठीक है, कांग्रेस को अभी साइड पर रख दीजिए, हम कमजोर हैं, हमें दम नहीं, हम अपना संगठन बनाकर अपने आप को मजबूत कर लेंगे और देश की लड़ाई हम जितने मर्जी मजबूत हो, कमजोर हो, हमारे पास 100 लोग हो, 2 लोग हो। राहुल गांधी जी ने भी अपनी प्रेस वार्ता में कह दिया, अगर पूरा देश भी एक तरफ हो जाएगा तो इस देश के लिए जो वो बेहतर समझते हैं, वो अकेले भी अगर होंगे तो वो अकेले एक तरफ खड़े होकर इस देश के लिए बात को कहते रहेंगे, बिना डरे, बिना धमके, चाहे उनकी हत्या करा दी जाए। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आज पेट्रोल और डीजल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और हमारे देश में, मुंबई में तो 90 पहुंच रहा है, दिल्ली राजधानी में 80 और 85 पहुंच रहा है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। और पेट्रोल डीजल पे कितने लाख करोड़ कमाया है, कितने लाख करोड़ रुपया। क्योंकि अर्थव्यवस्था, जीडीपी तो चरमरा गई। अब पैसा कहां से आएगा? आपकी जेब से आएगा। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दीजिए, वहां से आएगा। महंगाई बढ़ेगी, 100 रुपए की चीज 200 रुपए पर पड़ेगी, आपसे आएगा। नौकरियों के नाम पर आज बिहार का वीडियो आया है। बिहार में युवा रोजगार मांगने के लिए सड़कों पर उतरा, पुलिस ने बेरहमी से लाठीचार्ज करके उन्हें पीटा। आज का वीडियो है, बिहार का है, बेरोजगार पढ़े लिखे युवाओं का है। ये सच्चाइयों से आप आंख कैसे मूंद सकते हैं? मुझे तो समझ नहीं आती। जो साक्षात आपको दिख रहा है इस देश के लिए, चाहे वो बेरोजगारी में लाठियां खाता युवा बेरोजगार, आज की तस्वीर बिहार की है, पेट्रोल डीजल के दाम हो, चीन और पाकिस्तान से मिल रही सरहद पे चुनौतियों के बीच में हमारे 56 इंच का फेल होता सीना हो, और या दिल्ली की दहली सरहद पर बैठा हुआ हमारा अन्नदाता और किसान दम तोड़ रहा है हर रोज सर्दी में, वो हो। इन सच्चाइयों से आप कैसे मुंह मोड़ सकते हैं? कैसे? मेरी तो समझ से परे है। आपकी देश है, आपको बोलना है बोलिए, नहीं बोलना तो तमाशबीन बनकर बैठे रहिए, देखिए तमाशे को होते हुए। जब तक ये आग आपके और हमारे घरों तक नहीं पहुंच जाती, तब तक आराम से टीवी चैनल ऑन करिए। तू मैं लड़ाई झगड़े टीआरपी के चक्रों में आराम से देखिए। और जो सत्ता में बैठा है ना, खूब पैसा है, वो खूब विज्ञापन इन चैनलों को दे रहा है कि सच्चाई मत दिखाइएगा। अगर आपने सच्चाई दिखाई, सत्ता से सवाल किया, तो आपके विज्ञापन बंद कर दिए जाएंगे, आपके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाएगी। हमारी सरकार, हमारी कानून, आपको जेल में ठूस दिया जाएगा, आपकी हत्या करवा दी जाएगी। इसलिए आज जो अखबार कलम लिखते लिखते रुक जाती है, जो टीवी चैनल हकीकत दिखाते हुए, आप समझ रहे हैं, तय कीजिए। मैं आपसे कहूंगी, मैं बोल सकती हूं तो आपका मुंह किसने बंद किया हुआ है? अखबारें नहीं लिख रही, टीवी हकीकत नहीं दिखा रहा, पूरा प्रशासन जो है वो किसी के, मैं कहती हूं, कब्जे में है, मुट्ठी में है। आपकी जबान किसने सीली है? आप तो देशभक्त है ना, ये देश आपका है ना। आप तो सब चीजों को सामने देख रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था, मैं नहीं कह रही, अर्थशास्त्री, हमारे जो शास्त्र विशेषज्ञ हैं उनका कहना है पहले -23 जीडीपी गिरी थी, फिर पिछली तिमाही में -7% गिरी, और अब जो तिमाही मार्च तक, क्लोजिंग तक, -25%, हमारी पूरी जीडीपी का 25% गिरावट आने वाली है। उद्योग धंधे सब, आज तो मालूम नहीं, किसानों के बीच में थी, मास्क लगाया हुआ था, ऐसा देखा जा रहा था जैसे मैं एक अपराधी हूं। हटाना पड़ा मास्क, क्योंकि किसानों के सवाल का जवाब नहीं था। उन्होंने मुझसे पूछा, मैं सिंघू बॉर्डर गई, टीकरी बॉर्डर गई, हजारों की, लाखों की तादाद में किसान बैठे हैं,
कोई मास्क नहीं है, कोई हाथ नहीं धो रहा, कोई सोशल डिस्टेंसिंग, दूरियां एक दूसरे से नहीं है। उनका कहना है कि कुदरत कोई ताकत है, वरना जिस तरीके से ये महामारी फैल रही है और हम वैक्सीनेशन की तरफ करोड़ों रुपया इस तरीके से हम इस पे जो है लगा रहे हैं, यहाँ तो महामारी फैल जानी चाहिए थी पूरी तरह से। लोग कोरोना से जो है सिंघू बॉर्डर पे या टीकरी बॉर्डर, गाजियाबाद बॉर्डर और ना जाने कितने बॉर्डर, पलवल बॉर्डर पे जो किसान बैठा है 2 महीने से बैठा है, एक की भी मौत जो है या एक भी मामला कोरोना वायरस का नहीं आया है। जो दम तोड़ रहे हैं वो खुले ठंड, सर्दी, बरसात में बैठे हुए, हृदय गति रुकने से या जहर खाने से 70 किसान पिछले 2 महीने में दम तोड़ गए, एक की भी मौत कोरोना से नहीं हुई। तो उन्होंने कहा यहाँ आना तो मास्क उतारी, और मास्क उतारा मैंने, लेकिन मुझे नहीं मालूम सच्चाई क्या है। कुदरत की कोई ताकत है जो इन किसानों को इतनी हिम्मत और इतनी ताकत दिए हुए है, क्योंकि ये अन्नदाता हमारा आज पीड़ा में है, दर्द में है। मैं दिल्ली में हूं, दिल्ली की दहलीज पे किसान बैठा है, इसलिए मेरे लिए आसान है 20-30 किलोमीटर जाकर उन तक पहुंचना। देश के कोने कोने के लोगों कहूंगी, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहूंगी, गुजरात। आप दिल्ली की दहलीज पे बैठे हुए इस किसान के रोज के दर्द को नहीं देख पा रहे हैं, इसीलिए इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल्स बनाए हैं, अपने वीडियो बना रहे हैं और अपनी वहां की हकीकत सच्चाई को रख रहे हैं। 15 जनवरी को जब मैं टीकरी बॉर्डर पे थी, किसानों के कैंप में, उनसे बैठकर मैंने सीधा संवाद किया, लाइव किया, जो के साथ मैंने शेयर भी किया, जो भी सच्चाई थी। 2 महीने से अन्नदाता बैठा है, आतंकी है, खालिस्तानी है, देशद्रोही है, विपक्ष कांग्रेस ने गुमराह किया हुआ है, राहुल गांधी जी इन्हें हवा दे रहे हैं। क्या मजबूरी है? कल 11वीं बैठक क्यों कर रहे हैं? मत कीजिए ना। क्यों सुप्रीम कोर्ट और आप इस कानून को बेवजह 1.5 साल 2 साल के लिए रद्द कर देना चाहते हैं? क्यों? कानून तो अच्छा है ना, फिर क्यों रद्द कर देना चाहते हैं आप इस कानून को? क्यों आप एमएसपी के ऊपर किसने रोका है? कल कैबिनेट की मीटिंग प्रधानमंत्री जी बुलाइए, कल बुलाइए, परसों बुला लीजिए ना। प्राथमिकताओं में अगर इस देश का किसान और कृषि है आपके पास, तो कल कैबिनेट की मीटिंग बुलाइए और उसमें अध्यादेश, ऑर्डिनेंस लेकर आइए कि हम एमएसपी पे कानून ला रहे हैं। और बजट सत्र आ ही रहा है, पार्लियामेंट में ले आइएगा, जो किसानों की मांग है कानून बना दीजिएगा। लेकिन आप ऐसा कर क्यों नहीं रहे? ये हम सबकी समझ से परे है कि आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के लिए किसान इंपॉर्टेंट है तो समझ नहीं आ रही है। दिल्ली में प्रधानमंत्री जी आप बैठे हैं, दहलीज पे किसान बैठा हुआ है। फेल कर दीजिए ना सबकी राजनीति को, फेल कर दीजिए। कहिए किसानों को मैं आ रहा हूं और उसी जमीन, उसी टीकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर पे जो हमारा देश का किसान बैठा, उसके बीच में बैठूंगा, उनके साथ खाना खाऊंगा, उनके बीच में चाय पीऊंगा, उनसे चर्चा करूंगा और जो वो चाहेंगे वो करके सारी राजनीतियां जो विपक्ष कर रहे हैं उसे फेल करके मैं आ जाऊंगा। क्यों नहीं कर रहे? क्यों? क्या मजबूरी है? किसका दबाव है? आज जो आप कह रहे हैं ना, हम किसानों से चर्चा कर रहे हैं, 11वीं चर्चा आपकी हो रही है, देश भर में आप अपने प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं, चर्चा करेंगे। बेहतर नहीं होता कि ये चर्चा आप इन कानूनों को लाने से पहले कर लेते? अध्यादेश के माध्यम चोर दरवाजे से चुपचाप तालेबंदी में पूंजीपतियों द्वारा उन्हें लाभ पहुंचाने वाला ये बिल आप ले आए चोर दरवाजे से। पार्लियामेंट में आपने कहा कोरोना काल है, चर्चा नहीं होगी, प्रश्न काल नहीं होगा, वोटिंग नहीं होगी, थोप दिया। अब आप भुगत रहे हैं, अब आप भुगत रहे हैं। यही चर्चा, यही थोड़ा सा रुक कर आपने पहले कर लिया होता तो ये सारा फसाद होता ही नहीं। विपक्ष को, किसी को राजनीति करने को ना मिलता, ना किसी नक्सली, आतंकी जिनके आरोप लगा रहे उन्हें कोई मौका मिलता ये सब करने का। लेकिन आपने तब ऐसा नहीं किया। अब आप पूरी तरह से फंस चुके हैं। लेकिन मैं ये कह रही हूं, अगर किसानों को लाठी के दम पर रोकने की कोशिश हुई तो वो किसान सर पर कफन बांध के बैठा है, जिससे मैं मिलकर आई हूं। वो कफन बांध के बैठा है, वो सर्दी और ठंड में खुले में अपनी जान तो दे रहा है। वो किसी ने भगत सिंह, कोई चंद्रशेखर आजाद, उनकी फोटोएं लगा के उनकी किताबें पढ़ रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेज की गोली से मरना जो है कबूल नहीं किया और खुद की गोली से वो शहीद हुए। भगत सिंह पार्लियामेंट में बम फेंका अंग्रेजों के समय पर। उस समय अंग्रेजों ने उन्हें आतंकी कहा, पर हमारी नजर में वो एक देशभक्त कहलाए और फांसी के तख्तों पर वो अपने उस काम के लिए उसे चूमते हुए फांसी के तख्ते पर चढ़ गए। 26 जनवरी आ रहा है,
किसान जहर खा रहा है, किसान भगत सिंह की किताबें पढ़ रहा है, किसान हिंसक नहीं है। किसान गांधी की तस्वीर रखकर शांतिपूर्ण तरीकों से, अहिंसात्मक तरीकों से, गांधीवादी तरीकों से आंदोलन कर रहा है। कफन बांध कर आया। उसका कहना हमारे हाथ में तिरंगा रहेगा। 26 जनवरी को हम अपने हल और ट्रैक्टर लेकर आउटर रिंग रोड पर एक चेन बनाएंगे और हम अपना एक गणतंत्र दिवस जो है वो मनाना चाहते हैं। अगर उसे रोका गया लाठी के दम पर तो वो तिरंगा आगे करेंगे, लेकिन अपना हाथ नहीं उठाएंगे। कफन बांध कर आए हैं। 15 तारीख को ऐसे ही कुछ हुआ। पुलिस ने लाठी चलाई और वो लाठी मेरे हाथ पर आकर लगी। खूनो खून हो गई। 4-5 टांके एक हफ्ते बाद खुल जाएंगे। दर्द इसका नहीं है, ठीक है, थोड़ी दिन का दर्द है, पर दर्द उस किसान को दिल्ली की दहलीज पर 2 महीने से बैठा हुआ केंद्र की तानाशाह जिद्दी अहंकारी सरकार के सामने उसे दम तोड़ते हुए रोज देखते हुए जरूर दुख और पीड़ा हो रही है। रोज दुख और पीड़ा हो रही है। उठाइए आवाज, हाथ जोड़कर कहूंगी। आप तो किसी अगर राजनीतिक दल से नहीं है, आपका तो किसी राजनीतिक पार्टी से अगर लेन देन नहीं है, तो आप मत सोचिए दूसरे राजनीतिक दल कौन क्या कह रहा है। आप सिर्फ अपने अन्नदाता, अपने किसान की तरफ देखिए, उसकी उठती आवाजों की तरफ देखिए, उसके साथ हो रहे अन्याय की तरफ देखिए और उसके इस संवैधानिक अधिकार का सम्मान किया जाए कि वो तिरंगा लेकर हमारे हल, हमारे ट्रैक्टर के साथ 26 जनवरी को एक ट्रैक्टर परेड निकालना चाहता है शांतिपूर्ण तरीकों से। उसमें हम दिल्ली के लोगों से कहूंगे 2 करोड़ लोगों को शामिल होंगे। हम सब लोग जय जवान जय किसान के नारे के साथ अपने संविधान की शपथ लेते हुए, हम किसानों को ताकत देते हुए इस परेड को हम दिल्ली पुलिस से भी कहेंगे इजाजत दीजिए। दिल्ली पुलिस ने कहा हम इजाजत नहीं देंगे, लेकिन दिल्ली की 2 करोड़ आबादी किसानों को इस चीज की इजाजत ही नहीं देती, क्योंकि मैं दिल्ली की बेटी हूँ, दिल्ली में पैदा हुई, पली बड़ी, और दिल्ली के बहुत लोगों से बात हुई। किसी को भी नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है, ये ठीक है, उनको लगता है। इसलिए मैं कहती हूँ दिल्ली की 2 करोड़ आबादी हूँ, मैं दिल्ली की बेटी हूँ, अपने किसानों के साथ उनकी इस ट्रैक्टर रैली का समर्थन ही नहीं करती, तिरंगा झंडा लेकर 26 जनवरी को शामिल भी होंगी। और पुलिस को कहूंगी मत उठाइएगा लाठी इन किसानों के ऊपर। अगर ऐसा हो गया, एक भी खून बहा, किसी के सर पे लाठी पड़ी, लाला लाजपत राय अंग्रेजों की लाठी से सर पे पड़ी, लहू लुहान हो गए, दम तोड़ दिया, लेकिन जिसके लिए उन्होंने कुर्बानी दी थी उस अंग्रेज तानाशाह सरकार को हिलाकर छोड़ा और देश को आजादी मिली। इसीलिए इन 3 काले कानूनों से हम अपने किसानों को आजाद करवा कर रहेंगे। उसके लिए कोई भी कुर्बानी हमें देनी पड़ी, हम देंगे। मैं आपसे कहती हूं, अंध भक्तों के आंखों में पट्टी बंध चुकी है। धर्म जाति के नाम पर बंटवारों को लेकर, क्योंकि उनके जहन में, उनके खून में नफरत भर दी गई है, नफरत से भर दिया गया, उनकी आंखें बंद कर दी गई हैं। परवाह मत करिए, परवाह मत करिए आप इनकी। ये आपको गाली देंगे, अभद्रता करेंगे आपसे, लेकिन डरिए मत, बिना किसी से डरे। किसानों की, देश के जवानों की, बेरोजगार युवाओं की, बलात्कार की शिकार होती हर रोज हमारी बेटियों की आवाज बनिए। मैंने आज फेसबुक लाइव आपसे किया है, अच्छा लगे मेरी बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए, शेयर कीजिएगा और अपना वीडियो, अपनी फेसबुक लाइव, अपने विचार, अपनी सोच जिसके भी समर्थन में है, आप सरकार और पूंजीपतियों के समर्थन में, इस काले कानून के समर्थन में, उसका वीडियो बनाइए। लोकतंत्र, आपको अपनी बात रखने का अधिकार है, हम आपको गाली नहीं देंगे। लेकिन अगर आप इस किसानों के खिलाफ जो काला कानून आया है उसके खिलाफ है, किसानों के समर्थन में है, उनके हक अधिकारों की आवाज को बुलंद चाहते हैं देखना, तो उसके लिए भी बोलिए और परवाह मत करिए कि कोई और आपको गाली निकालेगा। आप सभी को शुभकामनाएं देती हूं। उम्मीद करते हैं कि कल की 22 जनवरी की 11वीं बैठक सफल हो पाए, कोई हल निकल पाए और किसान यहां से अपने घर वापस लौट पाए और वापस अपने खेत और खलिहानों में जाकर हल चला सके, ताकि ये देश कृषि प्रधान देश जो रहा वो भूख की कगार पर आकर कभी उसे भूखमरी से न मरने की नौबत आ जाए। बनिए अपने अन्नदाता की आवाज, गर्व महसूस होगा आपको। जय हिंद, जय भारत।
जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। साथी जुड़ते रहेंगे। मैं अपनी बात को शुरू करती हूँ। दिल्ली की दहलीज पर डटा है हमारा अन्नदाता और किसान। आज 21 जनवरी है। नवंबर में वो दिल्ली की दहलीज पर आया था 26-27 तारीख को, और अब जनवरी 26-27 को उसे। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। साथी जुड़ते रहेंगे। मैं अपनी बात को शुरू करती हूँ। दिल्ली की दहलीज पर डटा है हमारा अन्नदाता।